नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसका संभावित एग्ज़ाम जो डेट है वो है 2026। ठीक है, जनवरी के जो है सेक्शन में जो है आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा यूपी टेट, और इसका नोटिफिकेशन जो है इसका जल्द ही आने वाला है। ये मान के चलिए कि सितंबर के लास्ट तक आ जाना चाहिए, नहीं तो अक्टूबर में आ जाएगा, ये 100% है। ठीक है, इस बार यूपी टेट हो के रहेगा, ये बात भी बिल्कुल निर्धारित हो रखा है। ठीक है, तो आइए जो है शुरुआत करते हैं यूपी टेट से रिलेटेड। देखिए, सी टेट और यूपी टेट का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूपी टेट जो है, मुझे लगता है यूपी टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से मतलब रटने बेस्ड जैसे होते हैं कि मतलब जो है ये किसने सिद्धांत दिया, ये कैसे है। बहुत ज़्यादा जो है इसमें कठिन लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते जैसे कि सी टेट के पेडागोजी में होता है। तो मुझे लगता है कि यूपी टेट निकालना थोड़ा सा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू सी टेट के मुकाबले, क्योंकि सी टेट में पेडागोजी होता है। पेडागोजी जो होती है वो क्वेश्चन बेस्ड होता है, चैलेंजेस बेस्ड होता है कि भैया बच्चा ऐसा कर रहा है, टीचर ऐसा कर रहा है, तो क्या सिचुएशन होगी। तो इसमें जो है चांसेस रहते हैं कि आप क्वेश्चंस को आपके मानक के हिसाब से क्या था और आपने वो क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया। यहाँ पे जो बेस होते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आपने बहुत आराम से जो है तैयारी कर रखी है, अपना सिलेबस कवर कर रखा है, एक एक टॉपिक्स को देख रखा है, तो इसमें ज़्यादा जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आंसर लगा पाएंगे। थोड़ा सा रटने बेस्ड भी रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रटने होंगे, पता होना चाहिए कि इसका जो है ये थ्योरी किसने दी थी या फिर ये सिद्धांत किससे संबंध में, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सीटेट से अलग पढ़ना पड़ता है। तो आइए वो चीज़ें देखते हैं। बहुत ही सामान्य सा पेपर है, जैसा यूपी टेट में पूछे गए हैं लास्ट जो है 2011 से और 2000 जो है 19 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए, उसी को जो है मैंने रेफरेंस दे करके बनाया है पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग सीटेट देना चाहते हैं उनको जो है शेयर करिएगा, और जो यूपी टेट जो सीटेट देना चाहते हैं उनको जो है ज़रूर शेयर करिएगा, और वो लोग भी जो है इस पेपर को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं यूपी टेट से रिलेटेड बाकायदा इसी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको सारी थ्योरम्स, थ्योरीज और पेपर्स जो है आपको देता रहूँगा। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण मतलब टीचिंग जो है मानक नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना ये शिक्षण का सूत्र होता है। दृश्य से अदृश्य की ओर जाना, इसका मतलब है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। पहले बच्चा मूर्त क्वेश्चंस देखता है, जो हमारे सामने जो है चीज़ें रखी रहती हैं उससे बाकायदा जो है चीज़ें खेलता है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वो मूर्त से जाता हुआ अमूर्त की तरफ जाता है। अमूर्त का मतलब होता है इमेजिनेशन, सोच आधारित चीज़ों को करने लगता है। फिर उसको जो है किताब और पेंसिल की नहीं ज़रूरत होती है, वो सीधा जब पूछोगे ना 2+2 कितना होता है तो तुरंत आंसर बता देगा, 4 आंसर होता है ना। इसका एक बड़ा वर्जन में भी आप देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, गणनाएं जो है सॉल्व करना, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। सरल से कठिन की ओर जाता है, पहले बच्चों को धीरे धीरे सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आंसर यहाँ पे जो गलत है, शिक्षण सूत्र नहीं है, वो है ऑप्शन डी गलत होगा। निगमन और आगमन की ओर नहीं होता, बल्कि आगमन से निगमन की ओर जो है शिक्षण सूत्र माना जाता है। आगमन विधि और निगमन विधि जो है ये दी गई थी अरस्तु के द्वारा, और आगमन विधि का मतलब होता है कि यहाँ पे सबसे पहले बच्चे को उदाहरण बताए जाते हैं, फिर जो है उसके नियम बताए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली जो विधि होती है वो आगमन विधि कहलाती है, और निगमन विधि जो होती है वो नियम से जो है उदाहरण की ओर जाती है, उसे निगमन विधि कहते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि निगमन में पहला ना है तो नियम जो है यहाँ पे हो जाता है। तो पहले नियम से निगमन में नियम पहले आएगा, फिर आएगा उदाहरण। और आगमन में ऊ शब्द बना हुआ है, देखिए ऊ शब्द बना हुआ है ना, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से जा सकते हैं कि उदाहरण, पहले उदाहरण की तरफ जाएंगे, फिर जो है उसके बाद ही जो है यहाँ पे आंसर होगा। ठीक, बात समझ गए होंगे। चलिए, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो देखिए, अधिगम जो सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें नहीं किया था, उसका नाम है, यहाँ पे देखिए आंसर है ऑप्शन डी। अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया था, बाकी सब अधिगम लर्निंग सिद्धांत से रिलेटेड इनके क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी को जो है ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे डी गलत जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य जो है सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं
वो किस चीज़ से संबंधित होती हैं? तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं ये बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए सहायक होती हैं, सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होती हैं। तो ये मुख्यतः इससे संबंधित है। शैक्षिक संस्थानों के विकास से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, मानसिक विकास से नहीं है और वृत्तिका विकास से नहीं है। आंसर हो गया यहाँ पे ए। देखिए पाठ जो सहगामी जो क्रियाएं होती हैं ये बच्चों को रुचि बढ़ाने में मदद करती है, सक्रिय रूप से जोड़ने में मदद करती है, सक्रिय भागीदार बनाती हैं, क्रियाशीलता पैदा करती है और बच्चों के अंदर जो है व्यक्तिक भिन्नता के लिए जानी जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन जो है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए ये जो लाइन है बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। विकास जो है कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य करती है। निरंतर का मतलब होता है ये वोम्ब से शुरू होती है, मतलब गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक जाती है, मतलब टॉम्ब तक जाती है। तो गर्भ से शुरू होकर के टॉम्ब तक जाती है, मतलब जीवन से शुरू होगी उसके मरने तक ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। हर व्यक्ति जो है जीवन के किसी न किसी स्टेज में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया किसी के लिए रुकती नहीं है और हर व्यक्ति के लिए एक समान रूप से चलती रहती है। ठीक है, आप किस उम्र में कौन सा क्या चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये ठहरती नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे ये निरंतरता के सिद्धांत पे काम करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीपी हो या सीटेट टेट हो, ये सभी जगह ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो देखिए शिक्षा को जो मौलिक अधिकार है जिसको हम 21 अनुच्छेद 21 का के तहत जोड़ते हैं, जिसके तहत हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दी गई है। हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्राप्त करने का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार दिया गया है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये 21 का के अंतर्गत आता है। और ये अनुच्छेद जोड़ा किस गया था? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा, सही होगा? तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, साइकोलॉजिकली हम जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चे अपने ज्ञान का जो है स्वयं निर्माण करते हैं, यही आंसर है। यहाँ पे तुरंत आंसर हम लगा देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि देखिए मनोविज्ञान में कहते हैं बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे स्वयं कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आंसर हो गया ए। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का जो है पूर्व ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे जब विद्यालय स्कूल आते हैं तो उससे पहले उनके पास पूर्व ज्ञान होता है, वो कोरी स्लेट नहीं होते, खाली पेपर नहीं होते। यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है तो बिल्कुल भी नहीं। अधिगम प्रक्रिया अगर रुचि होती है, मतलब इंटरेस्टिंग होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है ना, रचनात्मक रूप से होती है, तो बच्चे इसमें जो है कष्टदायी नहीं होते हैं, न बच्चों को कष्ट नहीं होता, बच्चे और उसमें रुचि लेते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है। तो यहाँ पे आंसर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए, ऑप्शंस को पढ़िए और ऑप्शंस में टैग वर्ड ढूंढिया करिए। टैग वर्ड मतलब एक छोटा सा शब्द, जैसे ज्ञान का सृजन करते हैं बच्चे, ज्ञान का सृजन करते हैं, हर व्यक्ति अपने ज्ञान का सृजन करता है। भाई ज्ञान का सृजन बच्चा कर रहा है क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ उसके दिमाग में भरा होता है। धीरे धीरे उसके जैसे जैसे वो उम्र के साथ आगे बढ़ता जाता है, विकास की प्रक्रिया उसकी आगे बढ़ती जाती है, निरंतर वो आगे बढ़ता रहता है, विकास की प्रक्रिया उसकी चलती रहती है और कुछ ना कुछ उस प्रक्रिया में वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, और वो सीखने की प्रक्रिया सामाजिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी होती है ना, कुछ जो है अभ्यास के द्वारा हो सकती है, किसी टीचर के प्रभाव में हो सकती है ना, कुछ वो अपने इंटरेस्ट से जो है चीज़ें सीख सकता है। तो यहाँ पे आंसर ए ही सही होगा। ओके, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि यूपी टेट जो है आप में से कौन देने जा रहा है, यूपी टेट के संबंध में कौन लोग जो है यूपी टेट देना चाहते हैं, ये बात आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक टॉपिक है परिवार वाला, तो परिवार से संबंध में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुआ टॉपिक है, समझ लो, छोटे बच्चों के लिए। और मुझे लगता है कि ये 100% सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। परिवार एक साधन है, किस चीज़ का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का? तो देखिए परिवार जो एक साधन होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का माना जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो माता पिता उसको देते हैं उसे कहते हैं अनौपचारिक एजुकेशन।
औपचारिक क्या होता है, जो स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है। दूरस्थ क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग टाइप का आप एजुकेशन को मान लीजिए दूरस्थ शिक्षा का, कि कोई मैंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रखा है तो वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगी। तो आंसर हो गया, परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का जो है एक साधन माना जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन के तौर पे, जिसका जो पार्ट होते हैं माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य जो है इसका हिस्सा होते हैं अहम। इनके द्वारा ही बच्चा जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है, जीवन के अनेक अनेक पड़ाव में चीज़ें जानता है, नैतिक शिक्षा उसको मिलती है, एजुकेशनल भी मिलती है। शुरुआती जो है बेसिक होती है ना, कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, तो ये पेरेंट्स ही बताते हैं शुरुआत में, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा जो है मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करिएगा। तो व्यक्तिनिष्ठ बोल रहा है तो आठवें का देखिए आंसर है इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन इसे कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है व्यक्ति अपने स्वयं की जो है मानसिक जो है प्रतिभाओं का जो है निरीक्षण करता है, मानसिक भावनाओं का निरीक्षण करता है, जो भी उसने अनुभव किया है उसका निरीक्षण करता है। ये इसका मूल अंतर होता है, ठीक है। तो बच्चा अपने स्वयं से सोच से कुछ ना कुछ सीखता है, तो ये जब सोचेगा तभी तो ये व्यक्तिनिष्ठ रूप से होगा। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। शर्म तथा गर्व का जो भाव होता है जिसे कहते हैं शेम एंड प्राउड जो होता है, जैसी भावना का विकास जो है किस अवस्था में होता है। तो देखिए शर्म की भावना और प्राउड वाली जैसी भावना जो बच्चे में आती है वो किशोरावस्था में आ जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होता है। इस स्टेज को हम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज भी कहते हैं। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मतलब, स्ट्रेस मतलब तनाव, तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है। क्यों क्यों कहते हैं, तो इसका मेन रीज़न होता है कि बच्चा जो इस स्टेज में होता है 11 साल से अधिक वाले बच्चे को जो है इस स्टेज में रखते हैं, और इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अधिकतम हार्मोन्स के बहुत चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आने देखने लगते हैं। तो एग्रेशन भी देखने को मिलता है, हीरोइज्म वाला जो देखने को मिलता है कि बात बात पे वो हीरो बनने की चाह रखेगा, है ना। दोस्ती यारी वाला जो है पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रहता है कि दोस्त जो है सबसे ऊपर सर्वोपरि होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको किशोरावस्था की एज में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एडल्ट एज में मिलती है, या इस स्टेज को हम एडोलेसेंस जो है एज भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होता है। इस स्टेज में बच्चे का परवरिश होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, मतलब इस स्टेज में बच्चे को नैतिक विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर नैतिकता के पाठ न पढ़ाया जाए, नैतिकता का सही से ध्यान न दिया जाए, सही और गलत का मानक न बताया जाए, तो बच्चा जो है गलत रास्तों में पड़ सकता है और गलत जो है एक्टिविटीज़ भी करने लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन सी। बात यहाँ पे समझ गए होंगे। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, सीटेट में भी पूछा गया है और टेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन है। तो विकास में वृद्धि से क्या संबंध है, तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए ज्ञान से नहीं है, यहाँ पे संवेग इमोशन से नहीं है, वजन से नहीं है, ये व्यक्ति के जो है आकार, सोच और समझ और कौशल में वृद्धि से है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। जो इन लोगों ने आंसर डी जो है समझा था वो सभी सही होंगे। इनमें से इनका नाम जो है सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुजनन शास्त्र के पिता जो है कहा जाता है गाल्टन को, ठीक है। गाल्टन को सुजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है। इसका मतलब होता है यूजेनिक्स कहते हैं इसे, इंग्लिश में बोले तो यूजेनिक्स, हाँ यूजेनिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे में मानव बुद्धि जो व्यक्तित्व क्षमता का जो है ये, इसको किस तरीके से मैं आपको समझाऊं, इन्होंने जो सुजनन शास्त्र के अंतर्गत कहा था कि जो मानव बुद्धि होती है, व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, क्षमता पर निर्भर करती है और हेरिडिटी पर निर्भर करती है। मतलब इन्होंने एक जो डिफाइन किया था कि अच्छे लोगों की संख्या, इन्होंने कहा था कि अच्छे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, एक सामान्य सी बात है, और अवांछनीय जो व्यक्ति होते हैं, जो मतलब गलत कार्य करते हैं, है ना, उनकी संख्या जो है कम होनी चाहिए। तो ये सामान्य सी इन्होंने बात कही थी। तो पर इनके वाली जो थ्योरी थी इसका बड़ा जो है विरोध हुआ था। क्यों, इसमें विरोध इस वजह से हुआ था, इनकी थ्योरी का आलोचना बहुत की गई थी। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इसकी आलोचना इस बात पे हुई थी क्योंकि इन पर जो है नस्ल भेद का आरोप बहुत लगा था। ये भेदभावपूर्ण तरीके से जो है इस थ्योरी के बारे में बताते थे, ठीक है। तो जातीय तरीके से आप समझ लीजिए कि इस जाति के लोग जो है खराब होते हैं, नस्ल काला और जो है गोरे वाला जो है भेद कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इनकी थ्योरी में दिखता है,
तो आंसर है बी, ज़्यादा लंबे समय तक इनकी थ्योरी चली नहीं थी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती मनोविज्ञान की दृष्टि से इस थ्योरी में, लेकिन यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम प्राथमिक जो है शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि देखिए प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए जो है चाइल्ड जो है साइकोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित बनाए रखने में मदद करता है, या फिर परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों की अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर जो है बच्चों के व्यवहार को समझने में टीचर की सहायता करता है। तो देखिए आंसर हमें मिल गया होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर किसी को साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, तो वो इंसान के व्यवहार को समझने में मदद करता है। इसी प्रकार से अगर बाल मनोविज्ञान की बात करें तो बच्चों के व्यवहार को समझने में टीचर की हेल्प करेगा। ये जान पाएगा कि जो है टीचर एक समझ पाएगा कि बच्चे का जो है साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है ना, बच्चा किस जो है ट्रॉमा या किस समस्या से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें होती है। तो बच्चे के क्योंकि टीचर के पास ही संपूर्ण विकास होता है बच्चे के, भाई बच्चे के नैतिक विकास की भी जिम्मेदारी उसके हाथ में होती है, अच्छी बातें वो सिखाए, ताकि बच्चे के जो है शारीरिक विकास की भी जिम्मेदारी होती है, ताकि वो फिजिकल ग्रोथ करे। शारीरिक विकास कैसे होगा? कोई खाने पीने की चीज़ नहीं देगा, जैसे उसको पता होगा कि ये बच्चा जो है पढ़ाई की जगह अगर ये फिजिकल एक्टिविटी में काम करे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का जो विकास होता है परिणाम है किस चीज़ का परिणाम है? तो मैं अक्सर बोलता हूं कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो टिका होता है वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये बस लाइन आपको याद होना चाहिए, जहां पे ये लाइन मिल जाए तुरंत आंसर लगा दो। क्वेश्चन भी मैं नहीं पढ़ता, है ना, क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो हेरिडिटी का संबंध होता है माता पिता से मिलने वाले गुण। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं जेनेटिक रूप से, जीन्स के रूप में, है ना। माता पिता के, जो माता पिता में अगर कोई शारीरिक कोई कमी होगी तो वो उसके बच्चों में भी मिल जाती है। माता पिता अगर इंटेलेक्चुअल बहुत हाई पोस्ट पे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली हाई हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन में, सामाजिक रुतबा है, तो वो जो गुण होता है माता पिता से मिल जाएगा उसके बच्चों में, और आने वाले समय में बच्चा भी वो पढ़ने में अच्छा हो सकता है अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिले। तो ये दोनों चीज़ों का होना एक बच्चे के जीवन में बहुत ज़रूरी है, तभी एक बच्चा अच्छा डेवलप करेगा, अच्छा विकास होगा उसका। इन्वायरमेंट का संबंध है यहाँ पे आसपास के वातावरण से, वो कहाँ रहता है, किन लोगों के बीच में उठता बैठता है, उससे लोग कैसी बातें करते हैं, है ना, किस तरीके के व्यवहार अपनाते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं। आंसर हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो एक बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, या फिर यहाँ पे आज्ञाकारिता। तो देखिए आंसर क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भैया बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो चीज़ें आगे कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के अगर संदर्भ में समाजीकरण की बात करें तो यहाँ पे तात्पर्य होता है कि समाज के बनाए हुए जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना, उनको मानना और उनके अनुसार जो है अपना जो है तालमेल बिठाना। अगर समाज में कोई भी कमी भी होती है तो उसको हम सुधारने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि समाज में जो नियम होते हैं वो सारे सही हो, कभी कभी वो नियम गलत भी बन जाते हैं। कभी जो है किसी जो है धर्म विशेष के आधार पे हम कुछ गलत करने लग जाते हैं, तो कभी किसी अन्य चीज़ों के आधार पे करने लगते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे समाजीकरण से जो तात्पर्य निकलता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम जो है आनंदित जो है महसूस करता है, ये किस चीज़ से संबंधित है? उसके शारीरिक विकास से है? नहीं। उसके मानसिक विकास से? नहीं। उसके भाषा विकास से? नहीं। उसके सामाजिक विकास से। क्या होता है कि जब कभी कभी बच्चे क्या होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते, उनको अपने माता पिता के साथ बातें करने में मज़ा नहीं आता, तो इसका वजह यही होता है कि उसके सामाजिक विकास उसका जो है टिका होता है। हो सकता है कि माता पिता उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते हो, बात करने बैठता होगा तो माता पिता, हे क्या कर रहा है, चलो हटो, भागो यहाँ से, शैतानी मत करो,
कुछ पापा सुनो तो मेरी बात, ये अब ये सब बेफजूल वाली बात है, ये देखो मेरी आर्ट मैंने बनाई है, तो कह रहा है हाँ ठीक है चलो और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो होता है ना, ये सामाजिक विकास पे टिका होता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो सामाजिक विकास अगर अच्छा होगा तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ जो है इंटरेक्ट होंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अपने दादा दादा नाना नानी के साथ अच्छे से जो है बात करेंगे। तो बच्चे का सामाजिक विकास बहुत अच्छा होना चाहिए। सामाजिक विकास इसी में नैतिक विकास भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? तो देखिए, मूल्यांकन जो होता है वो बच्चों, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे इसलिए किया जाना चाहिए, या इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, या बच्चे को जो है सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, या शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। देखिए, मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि हम बच्चे की जो उपलब्धियां हैं उसका पता लगा सके। बच्चे ने क्या सही किया है, क्या गलतियां की हैं, क्या कमियां हैं उनमें, क्या जो है, और उनको उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब आधार होता है मूल्यांकन के आधार पर। मूल्यांकन से हम पता लगाते हैं कि बच्चा जो है, तो इसके कई तरीके होते हैं, है ना। मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं। तो भैया मूल्यांकन के क्या प्रकार हो सकते हैं? मूल्यांकन एक योगात्मक मूल्यांकन होता है कि सत्र के आखिर में एक परीक्षा ले लीजिए तो मूल्यांकन हो गया, तो इससे पता चल गया कि भैया बच्चा पास हो गया। तो मूल्यांकन के कई अपने अपने मानक हैं। सतत और जो है सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन भी होता है, जहाँ पे बच्चा को हर जो है स्टेज पे मूल्यांकन करते रहना चाहिए, है ना। व्यापक मूल्यांकन में बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन करने का कोशिश करना चाहिए। संपूर्ण मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे का संपूर्ण विकास देखिए कि भैया बच्चा मेरा शारीरिक ग्रोथ अच्छी हो रही है कि नहीं, बच्चे को नैतिकता अच्छे है कि नहीं, सामाजिक रूप से उठता बैठता है अच्छे से नहीं, पढ़ाई करता है कि नहीं, लोगों से कैसे बात करता है कि नहीं, है ना, और हम्बली कैसे बात करता है लोगों, ये सारी जो है मूल्यांकन के स्तर व्यापक रूप से होता है ना। मैं एक एक बड़े लेवल में समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, और अगर कोई भी उपलब्धि में मतलब अब अगर कोई भी कमी होगी तो उसका हम निदान करेंगे। तो इसके लिए भी एक मूल्यांकन होता है जिसका कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन, इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक। तो भैया जैसे आपका शरीर का जब कोई समस्या होती है तो डायग्नोस कराते हो ना, ब्लड टेस्ट कराते हो, सर अल्ट्रासाउंड कराते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही होता है इसमें मूल्यांकन में, हम एक तरीके से बच्चे का पूरा डायग्नोस करते हैं, फिर उनकी कमियों को जो भी है उसको दूर करने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? अब रचनावाद जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है, ये बच्चे को, इसका मूल अर्थ होता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्शन जैसा। तो कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है? जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वैसे ही ना, कि जब हम स्वयं से करेंगे ना, अब भाई कंस्ट्रक्शन जो कुछ महल घर बनाओगे तो ईंट पत्थर सब जोड़ोगे ना, तो स्वयं से करोगे। तो ये रचनावाद जो सिद्धांत होता है, ये बच्चों को स्वयं से करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम इसी के आधार पे आंसर देखेंगे। तो आंसर 18वें का क्या होगा देखते हैं। ये जो होता है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में बच्चों की भूमिका पर बल देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, टीचर की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, बिल्कुल भी नहीं, अनुकरण की भूमिका पर बल देता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे रचनावाद जो होता है वो दुनिया के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है, इस पर बल देता है बच्चों पर। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, रचनावाद का संबंध है कि बच्चा स्वयं से करने का प्रयास करता है, अपनी समस्याओं का निदान स्वयं से ढूंढने का प्रयास करता है। तो इससे क्या होता है, उसके जो स्किल्स होती हैं, चिंतन स्तर होता है, स्किल्स बच्चे की जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर रचनावाद एक बच्चे की ग्रोथ में, एक बच्चे के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना। तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार टीचर हेतु जो है प्रतिवर्ष प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो एक टीचर को एक सप्ताह में कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए आरटीए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार? तो यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर है 45। जब मैं आरटीई का एक वीडियो दूंगा, अभी आपको कल दे दूंगा या परसों दे दूंगा, ठीक है, पूरा थ्योरी वीडियो होगा, और उसके बाद कम से कम 50 क्वेश्चंस भी मैं आपको आरटी के तहत कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख के करिएगा, उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद इस टॉपिक के संबंध में आपसे बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो भी आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ कवर कर दूंगा। ठीक है, बस एक दिन का और इंतज़ार कर लो। चलिए,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं एनसीएफ 2005 किस चीज़ पे बल देता है? मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे वीडियोस के जो है 3-4 वीडियो नीचे जाइए, आपको जो है दिख जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। और ये जो है किस पर बल देता है? तो ये बच्चा जो है, ये जो है बल देता है, ये करके सीखने पर बल देता है, रटने पर नहीं देता है, समस्याओं को हल करने पर देता है, ये सभी। तो यहाँ पे एनसीएफ जो होता है ये बच्चे को स्वयं से करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसको कार्य स्वयं से करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि बेटा अपने इंटरेस्ट से काम करो, है ना। तो यहाँ पे करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। अपनी समस्याओं का स्वयं से जो है निदान ढूंढो, अपनी समस्या का जो है सॉल्यूशन स्वयं से ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बेटा आंसर तो पहले ढूंढो कि ये क्या होता है। जैसे बच्चे से कह दीजिए कि मान लिया 2+3 कितना होता है, तो बच्चे से बहुत सारे तरीके से आप पढ़ा सकते हैं कि जैसे पहले 2 लाइन खिंचाओ, फिर यहाँ पे 3 लाइन खिंचाओ, फिर काउंट करो बेटा, तो 1 2 3 4 5, आंसर हो गया 5। या फिर हम जो है और भी तरीके से फिंगर से काउंट करा सकते हैं, या कुछ जो है 4-5 पेन खरीद कर 4-5 पेन रख दीजिए सामने और बच्चे से कहिए 2 पेन अलग करो, 3 पेन अलग करो, फिर सबको काउंट करो। तो ये प्रैक्टिकल रूप से सीखने के लिए मदद करता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसके बारे? तो देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सृजन का श्रेय करते हैं, और इन्होंने, इस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। तो आंसर हो गया पियाजे। ये दोनों लाइन आप याद रखिएगा, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। आंसर हो गया पियाजे। पियाजे जिन्हें जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में, जिसके तहत इन्होंने 4 चरण दिए थे। वो चारों चरण बिल्कुल रट डालो, चारों चरणों के बारे में अच्छे से एक एक पॉइंट्स जो है पते होने चाहिए कि 4 चरण कौन से होते हैं, उन 4 चरणों के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी के लिए इतना ही पढ़ लीजिए, है ना। बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा कि 4 चरण क्या होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होते हैं, और आखिरी वाली अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। चारों चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बाकायदा एक प्रॉपर वीडियो में दूंगा। उसके बाद जो है पियाजे से संबंध में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि सीटेड हो या टेट हो, 2 या 3 क्वेश्चन आपको पियाजे मिल जाएंगे। पियाजे सीटेड का फेवरेट टॉपिक है, और यूपी टेट में भी ये पियाजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट में बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाएगा, लेकिन 2019 से पेपर नहीं हुआ, तो इसलिए हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि पेपर कैसा हो सकता है। तो अब तो कह रहे हैं कि सिलेबस भी बदलने के चांसेस हैं, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जो है अगले ये महीने के आखिरी में या अगले महीने तक जो है जो भी सिलेबस आ जाए। सिलेबस तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, और भी नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं, अब वो हमें पता नहीं है, ठीक है। हम झूठ क्यों बोलें आपसे कि जो है ये वो इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं आता। बाकी जो है चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको तैयार करके हुए चलना है, ठीक है। उसका जिसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो पियाजे की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था क्या होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसेस। इसमें क्या होता है? स्टेज में बच्चा अपने, देखिए ये जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की स्टेज की अवस्था होती है। 0 से 2 साल का बच्चा इस स्टेज पे होता है, और 0 से 2 वर्ष का बच्चा बोल तो सकता नहीं है, तो ये स्टेज होती है सेंसेस के द्वारा। बच्चा जो भी कुछ कहता है, समझता है, बोलता है, एक्शन लेता है, आप जो है बच्चे की हरकतों को समझ जाते हैं, वो उसके सेंसेस के माध्यम से होता है। बच्चे को भूख लगी तो रो रहा है, पटक रहा है ना। बच्चा एक्साइटमेंट है, हंस रहा है, तो जो है वो हाथ पैर पटकता है, वो खिलखिलाता है ना। बहुत सारी, भूख लगती है तो ये सारी चीज़ें होती है। मम्मी की गोद पता है उसको, पापा की गोद पता है, कोई बाहरी आदमी उसको गोदी ले लेता है तो तुरंत रोने लगता है। तो आमतौर पे 6 माह का बच्चा इन सारे सेंसस का प्रयोग करने लगता है। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा जो है बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है कि मम्मी की गोद क्या है, किसकी गोद में जाना है, किसकी गोद में नहीं जाना है। क्या दूध की जगह तुम दूध में पानी मिला के पिलाओगे? नहीं पिएगा, दूध ही पिएगा, क्योंकि उसके जो टंग होती है उसके सेंसेस पूर्ण रूप से, प्रबल रूप से काम करते हैं, है ना। उसको दूध ही चाहिए, उसकी जगह तुम सोचोगे उसको पानी मिला के पिला दे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो थोड़ी देर में फिर से रोने लग जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ पे बेसिक बहुत सामान्य सी बात मैंने समझाई है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पियाजे इंपॉर्टेंट है वैसे ही वाइगोस्की इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की भी मनोवैज्ञानिक है। बच्चों, इसमें क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं?
तो देखिए वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। किसको माना था? समाज को, सामाजिक चीजों को महत्वपूर्ण माना और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना, सांस्कृतिक चीजों को महत्वपूर्ण माना। तो समाज और संस्कृति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। तो यहाँ पे जो बल है, यहाँ पे आंसर हो गया। अनुवांशिक, नैतिक सब हटा देना, ये बस 2 शब्द याद रखना। उसके बाद तीसरा, अगर ये 2 शब्द के साथ साथ तीसरा ऑप्शन भी दे और आपसे पूछे इनमें से कौन कौन से कारक हैं, तो समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना था। कभी कभी यहाँ पे खेल शब्द भी दे देते हैं। तो खेल किससे जुड़ा होता है? ये सामाजिक रूप से जुड़ा होता है। भाई खेल अकेले तो खेलेगा नहीं, बैट बल्ला लेके भी बैठेगा तो अकेले खेलेगा, दीवार में बॉल तो मारेगा। 4-5 बच्चे, 10-15 बच्चे होंगे, एक दूसरे को बॉल पास कर रहे होंगे, खेलेंगे, एक दूसरे के जो है कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, है ना। तो सामाजिक रूप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे खेल, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है ना, मतलब कौन सा पहलू इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वाइगोस्की, मैंने जैसा कि कहा, समाज, संस्कृति और भाषा को महत्वपूर्ण माना। जैविक कारक महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे जैविक कारण मतलब उम्र की बात हो रही है ना, उसके लिंग की बात हो रही है, समझ लीजिए कि लड़का है कि लड़की, इस कारक को इन्होंने महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं माना। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा रोल होता है और इसी के संपर्क में रह करके बच्चा अपने भाषा का डेवलपमेंट करता है। जिस समाज में रहोगे, जिस संस्कृति को फॉलो करोगे, वही उसी की भाषा बोलोगे। हिंदी भाषी समाज में रहोगे, हिंदी भाषी संस्कृति में रहोगे तो हिंदी बोलोगे, अंग्रेजी वाले होगा तो अंग्रेजी बोलोगे, पंजाबी होगा तो पंजाबी बोलोगे, उर्दू वाले होगा तो उर्दू बोलोगे। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। यहां पे देखिए संज्ञानात्मक संरचना को संशोधन हो रहा है, ठीक है। तो संशोधन मतलब अमेंडमेंट होता है ना, उसमें चेंजेस हो रहा है ना। तो ये जो होता है, ये इसको क्या कहते हैं? तो पियाजे ने, हम सभी को पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। इन 4 चरणों से हट करके भी आपको 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो उसमें से 3 चीजों में से जो संशोधन हो रहा है, इसको कहते हैं, आंसर हो गया यहाँ पे 25वें का समायोजन। समायोजन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आप जानते हैं, आपका पूर्व ज्ञान, जो भी आपका पूर्व ज्ञान है, जो भी आपके पास नॉलेज है, जब आप पूर्व ज्ञान नए ज्ञान से मेल नहीं खाता, नए ज्ञान से मेल नहीं खाता, तो आप क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को हटा देते हैं और उसकी जगह आप नया ज्ञान उसकी जगह रख देते हैं। जैसे आप बच्चे से पूछे ए, फिर बोलेगा बी, फिर बोलेगा डी, फिर बोलेगा एफ, तो फिर कहोगे बेटा ए बी, फिर कहो आप सी, फिर बोलेगा डी, फिर बोलेगा, फिर एफ बोलेगा तो बोलो नहीं, एफ से पहले ई आएगा। तो ये जो होता है संशोधन होता है। तो धीरे धीरे उसका पहले पूर्व ज्ञान ये था, अब नया ज्ञान आपने बताया कि नहीं ए बी के बाद सी आता है, तो वो धीरे धीरे ये चीज़ों को संशोधित कर लेगा। फिर वो 4, 5, 6 बार 10 बार रिपीट करने के बाद वो बोलने लगा ए बी सी, फिर ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो ज्ञान की संरचना का निर्माण ऐसे ही होता है। आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो समायोजन इसको कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है, बी सही है होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक स्कीमा शब्द दिया गया है, ये भी शब्द जो है पियाजे के द्वारा डिफाइन किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, स्कीमा शब्द जो है पियाजे के द्वारा डिफाइन किया है। स्कीमा का क्या मतलब होता है, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है, जो भी आपके दिमाग में ज्ञान भरा हुआ है, उसी को हम कहेंगे, साइंटिफिक रूप से कह दीजिए स्कीमा। इसी स्कीमा में जो चेंज होता है, अगर इसी स्कीमा में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसको कहते हैं समायोजन। यहां पे बात समझ गए, उसे कहेंगे समायोजन। तो इसी की बात हो रही है, उसमें चेंजेस किया मतलब संशोधन कर दिया तो हमने समायोजन कर दिया। यहाँ पे बात समझ गया। बहुत ही आराम से मैंने चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने नैतिकता के बारे में बताया था, ठीक है। इस नैतिकता के बारे में इन्होंने 3 चरण इनके हैं। 3 चरण के अंतर्गत 3 चरण हैं और हर चरण के अपने 2 उपचरण भी हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 चरण और इसके 6, उस 3 चरणों के 6 स्तर और भी ले लीजिए। कि यहाँ पे बात रखिएगा, याद रखना,
हर चरण के अपने दो स्तर हैं। तो पहला जो चरण होता है उसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरे चरण को कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, और तीसरे चरण को कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे के अंदर नैतिकता होती ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है, तो नैतिकता फिर होगी कैसे, मिलेगी कैसे? तो जो भी नैतिकता मिलती है उसको बाहर से दी जाती है। नैतिकता उसको बाहर से मिलती है, बाहर से मतलब उसके माता पिता उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता की सही बातें बताएंगे कि ये बेटा गलत है, ये सही है, ये नहीं करना चाहिए, बच्चे बेटा ऐसे नहीं, गलत नहीं करते, है ना, ये सारी चीज़ें। तो नैतिकता की जो बातें होती है वो उसको बाहर से मिलती हैं। और नैतिकता किसमें होती है, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है, आखिरी वाला स्टेज होता है, इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर नैतिकता आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। मतलब इस स्टेज में, तीसरे स्टेज में बच्चे को सही और गलत का मानक पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन पहले स्टेज में बच्चे को सही और गलत के बारे में नहीं पता होता है। और ये सही और गलत वो किस आधार पे करता है, तो ये सही और गलत दंड के आधार पे करता है कि भैया ये काम किया ना, तो ये काम किया तो कूटे जाओगे, मार पड़ेगी, इस आधार पे करता है। या फिर दूसरा इस आधार पे भी करता है कि भैया मेरे लिए तुम कर दो तो मैं ये कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बात समझ गए। तो अब ये सही और गलत का किस बात पे निर्धार लेता है, ये नैतिक तर्क के आधार पे लिखता है। आंसर हो गया ऑप्शन 26वें का ऑप्शन है यहाँ पे बी सही है। ठीक है, नैतिकता जो तर्क के आधार पे होती है यहाँ पे। नैतिक दुविधा एक शब्द जो दिया गया है, नैतिक जो है जैसे कहते हैं डायलेमा। तो डायलेमा का मतलब होता है दो सही चीज़ों में कंफ्यूज होना। जैसे हम अगर बच्चे से कह दें कि बेटा मम्मी पापा में सबसे ज़्यादा प्यार किसे कहते हो, अब बच्चा तो दोनों को प्यार करता है, तो यहाँ पे उसको नैतिक दुविधा पड़ जाती है ना। मोरल जो है डायलेमा कहते हैं इसे। तो नैतिक दुविधा में हो गया, तो अब वो समझ नहीं पा रहा कि मैं जवाब क्या दूं, मैं तो मम्मी से भी प्यार करता हूँ, पापा से भी प्यार करता हूँ। तो वो बड़ा कन्फ्यूज है, बड़ा कश्मकश में रहेगा कि, तो वो अंत में जवाब यही देगा कि मैं तो दोनों से प्यार करता हूँ, मम्मी से भी प्यार करता हूँ, पापा से भी प्यार करता हूँ, है ना। लेकिन आप बार बार उससे पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये दुविधा वाली समस्या है। जैसे दो चॉकलेट ला के दो, उससे पूछो दो फेवरेट चॉकलेट में से कहो कि बेटा इसमें से कौन सी चॉकलेट लोगे, और एक नहीं खानी है आपको, दूसरी बस एक ही मिलेगी, एक रिटर्न कर दो, वो बड़ी दुविधा में रहता है। तो यहाँ पे ये बात भी है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को याद रखना है। तर्कणा में मतलब तर्क किया जा सकता है, सही और गलत के बीच में सही की पहचान उसको पता होगी, या सही के रास्ते में आपको बताना होगा कि भैया तर्क करना है, ये सही होता है, नहीं चोरी नहीं करनी होती है, अब मुझे सामान नहीं फेंकना होता है। ऐसे जो है बच्चे सही और गलत की बात आप बताओगे तो वो नैतिक तर्क के आधार पे होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा जो है सिद्धांत समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है। सामान्य बुद्धि जिसे कहते हैं जनरल फैक्टर, विशिष्ट बुद्धि जिसे कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। अब ये बुद्धि जो है, बुद्धि के संबंध में टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 100%। दो नहीं मिलेगा तो एक क्वेश्चन तो आपको इस जो है इंटेलिजेंस के संबंध में क्वेश्चन आएगा। और इसमें कम से कम 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं इस बुद्धि में, इस टॉपिक के अंतर्गत, जो आपको पता होने चाहिए हर हाल में। तो एक तो यही हो गया कि जो जिन्होंने दो फैक्टर को जो है निर्धारित किया है, ये स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, या जो है द्विखंड सिद्धांत है ना, तो ये है। तो इसको कहते हैं स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। इसके अंदर द्विखंड मतलब दो खंड है, जिसे कहते हैं हम जी फैक्टर और एस फैक्टर। इन्होंने बुद्धि को सामान्य बुद्धि के साथ साथ, उन्होंने कहा था कि सामान्य बुद्धि के साथ साथ बच्चों में, व्यक्ति में एक विशिष्ट बुद्धि भी होती है। जो सामान्य बुद्धि का मतलब होता है जो हम डेली मर्रा के कार्य करते हैं, जो भी हमारे, जो सामान्य रूप से सभी लोग कर लेते हैं। स्पेसिफिक जो बुद्धि होती है वो कुछ विशिष्ट लोग ही कर पाते हैं। जैसे म्यूजिक, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी होगी, कुछ लोग म्यूजिक बजाने में अच्छे होंगे, है ना, कुछ लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छी होगी, कुछ लोग बहुत बढ़िया राइटर हो सकते हैं, कहानी लिख लेते हैं, गाने लिख लेते हैं, है ना, कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, रीड माइंड वाले रीड करने वाले होते हैं। कुछ लोग अपने जो है बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध जो है जानते थे, और महावीर हो गए। ये सब जो है इन सब जो है स्पेसिफिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो जनरल बुद्धि के साथ साथ स्पेसिफिक बुद्धि भी होती है एक व्यक्ति में। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी।
बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बच्चों बालिका मतलब होता है गर्ल्स की शिक्षा को महत्व देना चाहिए क्यों। अब देखिए एक टॉपिक है जेंडर रूढ़िवाद वाला, है ना, तो ये टॉपिक से एक क्वेश्चन होगा, बहुत ही सामान्य है। जैसे कि समाजीकरण टॉपिक बहुत समान होता है, परिवार टॉपिक बहुत समान है, वैसे ही ये रूढ़िवादिता वाला। अब बच्चों को लड़कियों को शिक्षा क्यों देनी चाहिए, अब क्यों आपसे कहा जाता है कि लड़कियों को शिक्षा दीजिए, है ना, तो ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो अधिक बुद्धिमान होती है, या वो अल्पसंख्यक होती है, या फिर अतीत में पुराने जमाने में लड़कियों को बुरी तरीके से विभेदित किया गया है, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि उनको उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर वर्ग में जो है सभी बच्चे सभी जो है समान रूप से उठे, है ना, तभी तो जीवन में जो है वो विकास की प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ा पाएंगे, है ना, देश का भी नाम होगा और जो है असमानताएं भी कम होंगी। तो अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विभेदित किया जाता था, इसलिए शिक्षा को बहुत ज़रूरी है कि महत्व देना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा की बात करनी चाहिए। आंसर हो गया यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन किस पर आधारित है। तो पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन जो है सही हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आंसर हो गया ऑप्शन जो है ये रूढ़िवादिता वाली है, कि आप पुरानी बातों वाले आदमी हो, आप कह रहे हो कि स्त्रियों को जो है कार नहीं चलाना चाहिए, है ना, पुरुषों को जो है डांस नहीं करना चाहिए, पुरुषों को रंगोली नहीं बनाना चाहिए, लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, है ना, ये लड़कियों को फोर्स में मिलिट्री में नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की जो बातें होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित होती है, किसी एक लिंग के आधार पे आप जो है ये जन करते हो कि भैया ये काम सिर्फ केवल लड़कियों के लिए। तो अगर ऐसी सोच होती है तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है। इस शब्द को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये बस शब्द पूछे और यहाँ पे क्वेश्चन जो है लड़का और लड़की में भेद जैसा हो तो आंसर तुरंत लगा देना। आखिरी क्वेश्चन है, बच्चों की जो है रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। अब बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ पे होता है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, इस पर होता है इंटरेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, तो बच्चों को बताएंगे आप, और टीचर कह रहा है गतिविधि करेंगे, तो ये भी नहीं, क्योंकि हम बच्चों का जो है रुचि बनानी, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। हम बच्चे का जब इंटरेस्ट की बात करें तो बच्चे को स्वयं गतिविधि करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जब स्वयं से गतिविधि करेंगे, स्वयं से करके सीखने पर प्रोत्साहित करेंगे, तो आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेट का जो है पेपर इस तरीके से आता है, बहुत ही सामान्य सा पेपर आता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं बाकी डिटेल्स में आपको चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको यूपी टेट कैसे निकालना होगा, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो टेट जो है पेपर देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।